हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगस्त के फर्स्ट वीक से जो हमें मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा था, फाइनली ऐसा लगा कि अब मार्केट संभल रहा है, 24,000 के सपोर्ट को ले रहा है। लेकिन एक बार फिर मार्केट में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। आज मार्केट ठीक ठाक खुले, लेकिन उसके बाद शार्प फॉल देखने को मिला और उसकी वजह थी जो FCNR विंडो क्लोज हुई है। और बैंक्स में इसकी वजह से क्यों गिरावट हो रही है, इसको हम समझेंगे, और क्यों मार्केट नर्वस हो रहा है, इसको भी हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो मार्केट ने 24,000 के लेवल को सपोर्ट किया और उससे थोड़ा ऊपर करीब 24,200 के लेवल के आसपास पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। 24,219 पे आज इसने क्लोजिंग दी। लेकिन आज के मार्केट की खास बात ये थी कि इंट्राडे में शार्प फॉल हमें देखने को मिला, नॉन स्टॉप फॉल देखने को मिला और वहाँ से कोई मेजर रिकवरी भी हमें नहीं देखने को मिली। उसकी वजह क्या थी? बैंक्स। और बैंक्स में क्यों फॉल देखने को हमें मिल रहा है? ग्लोबल यील्ड्स, इसकी प्रॉब्लम चल रही है। दुनिया भर में बॉन्ड मार्केट में हलचल है। इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल में आपके साथ शेयर किया कुछ दिन पहले। क्रूड ऑयल एक बार फिर 95 के लेवल के ऊपर चल रहा है और RBI का जो FCNR सरप्राइज था, इसने भी मार्केट को डिसअपॉइंट किया, खास करके बॉन्ड मार्केट को भी डिसअपॉइंट किया। यहाँ पर 3 रिस्क हमारे सामने खड़े हुए हैं। रुपया एक बार फिर वीक होता हुआ दिख रहा है। RBI लगातार इंटरवीन कर रहा है, रुपये को डिफेंड कर रहा है, डॉलर को वेस्ट कर रहा है। उसके बावजूद ये कम नहीं हो रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। क्रूड देखिए एक बार फिर 100 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नॉर्मली $100 के आसपास जब क्रूड जाता है तो पूरे मार्केट में कोहराम मच जाता है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने उसे प्राइस्ड इन कर लिया है। और राइजिंग यील्ड्स, ये यील्ड की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, दुनिया भर में बढ़ती हुई दिख रही है। और ये तीनों फैक्टर सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करते हैं? बैंकिंग सेक्टर को। और इंडियन मार्केट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का जो वेटेज है 30% से ज़्यादा है। आज का जो फॉल है वो बैंक्स के नाम ही रहा। आज के मार्केट में अगर हम सेक्टर्स की सिचुएशन देखें, यहाँ पर आप देखिए जो टॉप लूजर्स हैं वो निफ्टी PSU बैंक है, निफ्टी बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। ज़्यादातर आपको बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स गिरते हुए दिखेंगे। और गेनर्स में अगर आप देखिए बाकी तो कुछ खास नहीं किए, लेकिन निफ्टी मेटल ही ऐसा था जिसने थोड़ी बहुत हमें मीनिंगफुल बाउंस दिखाया। और यहाँ पे आप देखिए 3 जो टॉप लूजर्स अगर निफ्टी में देखेंगे तीनों में फाइनेंस के स्टॉक आते हैं। और यहाँ पे देखिए जो टॉप गेनर्स हैं वो मेटल्स के आते हैं। मेटल्स ने थोड़ा बहुत मार्केट को संभाल लिया, लेकिन जो मेजर आज के फॉल में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में कोई बहुत मेजर फॉल नहीं है, बैंक्स की वजह से ही ऐसा होता हुआ दिखा। बैंक्स क्यों गिर रहे हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। बॉन्ड यील्ड स्पाइक, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में काफ़ी हलचल है। 10 ईयर्स US के बॉन्ड 4.7% के आसपास पहुंच गए हैं। क्यों? स्टिकी इन्फ्लेशन, हेवी गवर्नमेंट बोरोइंग, पुश्ड यील्ड्स। तो अभी रिसेंटली आपने नोटिस किया कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपने ही बॉन्ड बायबैक का प्रोग्राम किया था और उसकी वजह से उन्होंने नए जो बॉन्ड्स क्रिएट किए शॉर्टर ड्यूरेशन के और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के को उन्होंने बायबैक किया, यानी कि उन्हें क्लोज किया और शॉर्ट टर्म में डेट्स को ज़्यादा क्रिएट किया, यानी कि छोटे जो मैच्योरिटी का कर्जा बढ़ाया और लॉन्ग टर्म के कर्जे को घटाया। और यहाँ पे देखिए क्रूड में एक बार फिर आग लगी हुई है। और उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने कहा है सैंक्शंस लगाएगा, फ्रेश सैंक्शंस लगाएगा ईरान के ऊपर, और ईरान इसको लेकर रिटेलिएट कर सकता है। इसीलिए क्रूड में दोबारा से आग लगती हुई दिख रही है। और साथ में इसने भी कंट्रीब्यूट किया। हम जानते हैं कि अभी मार्केट का मतलब AI, अगर AI के स्टॉक्स गिरते हैं ग्लोबल मार्केट्स में फॉल देखने को मिलता है। AI के स्टॉक्स में प्रेशर हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन, और उसी का रिएक्शन आज हमें मार्केट में देखने को मिला। बॉन्ड मार्केट और क्रूड में जो कुछ चल रहा है उसने बैंकिंग स्टॉक्स में तो प्रेशर डाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पड़ता है। लेकिन ये जो सरप्राइज था FCNR का, ये भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्यों बैंक्स डिसअपॉइंटेड है और क्यों बॉन्ड मार्केट इससे थोड़ा परेशान है, ये समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि एफसीएनआर आप जानते हैं कि एक स्कीम है जिससे जो एनआरआई भाई लोग हैं हमारे, वो इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट रख सकते हैं और अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। पहले भी ये स्कीम होती थी, लेकिन उस वक्त रिटर्न कम मिलता था। सो आरबीआई ने बोला कि आप डॉलर ले लीजिए, आपकी जो हेजिंग कॉस्ट है उसका खर्चा हम देंगे। सो हेजिंग कॉस्ट की वजह से बैंक्स जो रिटर्न्स देते थे वो कम हो जाता था, इसकी वजह से एनआरआई लोग पैसा नहीं रखते थे। लेकिन अब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन वो हेजिंग कॉस्ट आरबीआई देगा। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आरबीआई को डॉलर चाहिए रुपए को डिफेंड करने के लिए, और ये फ्री के डॉलर आ रहे हैं, कम से कम अभी फ्री हैं, बेशक बाद में हमें चुकाना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो बाद में पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सो ये एफसीएनआर स्कीम है। अब अगस्त 5 को आरबीआई ने बोला नो अर्ली क्लोजर, मतलब हम इस स्कीम को चलाएंगे, जल्दी बंद नहीं करेंगे। एट द पॉलिसी मीट द आरबीआई गवर्नर रूल्स आउट एंडिंग द एफसीएनआर स्वैप स्कीम प्रीमैच्योरली। मार्केट इससे रिलैक्स था, मार्केट में रैली भी देखने को मिली, गिरता हुआ मार्केट रुक भी गया, फाइनेंस सेक्टर में भी बाउंस देखने को मिला। अगस्त 14 को उन्होंने सरप्राइज दिया, आरबीआई अनाउंसेस द विंडो विल नाउ शट ऑन अगस्त 31। तो अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दिया, इसको लेकर अफरा तफरी मच गई। अ मंथ अर्ली, एक महीने पहले बंद करने का उन्होंने आदेश दे दिया। अ कंप्लीट सरप्राइज, ट्रस्ट इन गाइडेंस टेक्स अ नॉक। अब देखिए, किसी कंट्री का अगर सेंट्रल बैंकर अपनी बात से मुकर जाए तो थोड़ा भरोसे का फर्क तो पड़ता है, और इसकी वजह से जो बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ने लगे। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, आरबीआई को चाहिए डॉलर, बैंक को चाहिए पैसा। तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि आरबीआई ने बोला कि एनआरआई भाई लोग इंडिया में पैसा डॉलर लेकर आइए। अब वो जब डॉलर आएंगे, बैंक डॉलर का क्या करेगा? बैंक को तो रुपया चाहिए, क्योंकि वो तो रुपया में लोन देता है। तो वो डॉलर वो आरबीआई को दे देगा। आरबीआई के पास आ गया डॉलर, आरबीआई को डॉलर चाहिए रुपये को डिफेंड करने के लिए, रुपया कम से कम और कमज़ोर नहीं होगा, उसका फ़ायदा हो गया। अब जब उसने आरबीआई को डॉलर दे दिए तो आरबीआई ने बदले में उन्हें रुपया दे दिया। अब बैंकों के पास रुपया आ गया। अब वो रुपया को क्या करेंगे? भाई, उन्हें तो रुपया चुकाना है, ये तो दूसरे का पैसा है, पराया धन है, उसे चुकाना पड़ेगा। सो आरबीआई को उस रुपए से रिटर्न जनरेट करना है, तभी तो वो रिटर्न देगा। तो पहला काम जो बैंक्स करते हैं जब उनके पास रुपया आता है, वो बॉन्ड खरीदने लगते हैं। जब बॉन्ड खरीदने लगते हैं, और बॉन्ड चूँकि जो भी एनआरआई भाई से पैसा लिया उसे तो 3-4 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल में चुकाना पड़ेगा, 30 साल बाद तो चुकाने की बात है नहीं। तो वो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स खरीदते हैं कि भाई हम जो रिटर्न देंगे, कुछ रिटर्न हमें बॉन्ड से मिल जाएगा। सो वो बॉन्ड को बाय करते हैं। जब बॉन्ड को बाय किया जाता है, सो यील्ड गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यील्ड तो बढ़ रहे हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्कीम बंद कर दी। सो बॉन्ड में सेल ऑफ होने लगा, और सेल ऑफ होने लगा तो यील्ड बढ़ने लगे, और यील्ड जब बढ़ते हैं तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव नहीं होता है। 10 ईयर्स का यील्ड भी 6.81% हो गया, और साथ में हम देखिए रुपए में भी वीकनेस आने लगी। क्यों? क्योंकि भाई जो फ्री के डॉलर आ रहे थे वो बंद हो गए। सो रुपया के जो ट्रेडर हैं वो बोले भाई अभी तक तो डॉलर आ रहा था तो रुपया संभलेगा, अब रुपये में भी वीकनेस आने लगी। सो वर्स्ट डे इन अ मंथ हमें देखने को मिला। सो इस कारण से बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में है और रुपया भी प्रेशर में, और दोनों मार्केट के अगेंस्ट में काम करता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे।
अब अगर स्पेसिफिकली हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बैंकों को डायरेक्ट लॉसेस क्या हैं? पहले ट्रेजरी लॉसेस हो रहे हैं। तो जैसा मैंने दिखाया, यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं, यील्ड्स बढ़ रहे हैं यानी कि बॉन्ड के प्राइजेस गिर रहे हैं, यानी कि बैंक्स जो ज़्यादातर बॉन्ड्स खरीद के रखते हैं, अगर बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तो उनको MTM लॉसेस हो जाएंगे। तो MTM लॉसेस हो जाएंगे तो फिर उनके प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बैंक्स के लिए नेगेटिव है। हमेशा बॉन्ड के यील्ड्स को वॉच रखिए। अगर बॉन्ड के यील्ड ऊपर जाएंगे, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में लोगों को लॉस होगा, क्योंकि वो बॉन्ड के होल्डर होते हैं, वो बॉन्ड को खरीदते हैं, और बॉन्ड को खरीदते हैं जिस प्राइस पर, प्राइसेस उससे नीचे जाएगा तो उनको लॉसेस होते हैं, पोर्टफोलियो लॉसेस होते हैं, और साथ में उनके मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब उन्होंने एब्रप्टली विंडो को क्लोज कर दिया। FCNR को RBI ने बोला कि ये बंद है। सो अब भगदड़ मच गई है, सभी बैंक चेस कर रहे हैं NRI फ्री के डॉलर लेने के लिए। और जब आप एक ही, काफ़ी सारे लोग एक ही चीज़ को चेस करते हैं तो क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। सो हर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट प्रपोज करेगा कि हम आपको इतना देंगे, हम आपको इतना देंगे, और उससे क्या होगा? उनके निम्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि बैंक स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। और उसके बाद लिक्विडिटी क्लिफ। अब 31 तारीख को जब ये विंडो क्लोज होगी तो क्या होगा? डॉलर एक बार फिर स्ट्रांग होता जाएगा, रुपया एक बार फिर कमज़ोर होता जाएगा, जो कि FIIs की सेलिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। सो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन है FCNR, बॉन्ड यील्ड और क्रूड और इन सारी चीज़ों का। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, एक साथ ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसी का इम्पैक्ट आज बैंक्स में और मार्केट्स में हमें देखने को मिला। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, 24,000 को हम जो कन्विंसिंगली अब डिफेंड कर रहे हैं, एक प्रॉपर सपोर्ट वहाँ पे दिख रहा है। और न सिर्फ 24,000, 24,200 के ऊपर भी हम सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और आज 24,220 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, करीब 33 पॉइंट्स हमें डाउन देखने को मिला। वोलेटिलिटी की पिक्चर आप देखें तो आज थोड़ा राइज देखने को मिला। ये बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी प्रॉब्लम्स मार्केट के लिए क्रिएट कर रहा है। एक बार फिर धीरे धीरे फियर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। कॉल IV पुट IV में भी आप देखिए कि यहाँ पर भी मार्जिनल राइज हुआ है, खास करके पुट्स की IV में। पुट कॉल रेशियो में एक बार फिर आज ड्रॉप देखने को मिला है, और एक्सपायरी सामने है। एक्सपायरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लोग अपने पोजीशंस क्लोज करते हैं। सो देखना है कि कल क्या होता है। और एक बार फिर आप देखिए कि नेक्स्ट मंथ में जो रोल ओवर्स हो रहे हैं, ये नेक्स्ट मंथ का डेटा है, और ये जो है करंट मंथ का डेटा है। तो अब सीरीज चेंज हो रही है, अब हम नेक्स्ट मंथ के डेटा को ट्रैक कर रहे हैं। सो यहाँ से आप कंपैरिजन करिए, ह्यूज रोल ओवर्स हुए हैं। और ये देखिए प्रीमियम में भी कितना ड्रॉप देखने को मिला है। अभी पूरी सीरीज सामने महीने की शुरू भी नहीं हुई, मतलब शुरू तो हो गई है, लेकिन हम पूरा का पूरा महीना सामने है। इसके बावजूद आप देखिए प्रीमियम कितना लो है। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। और आज भी काफ़ी पुअर टर्नओवर था, और इसी वजह से आजकल मार्केट की ऐसी सिचुएशन ही हो गई कि इंट्राडे में आपको एक ही मूव मिलेगी, और उसके बाद सारा दिन वो एक ही लेवल के आसपास घूमता रहता है। तो बहुत ही अजीब टाइप का मार्केट हो गया है, और वो मूव भी इतनी सडन आती है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को, अगर आप एल्गो वगैरह नहीं यूज़ करते तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और एडवांस डिक्लाइन की भी सिचुएशन अगर आप देखिए, सो आज मार्केट जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा, लेकिन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा मैं नहीं कहूँगा। और कल एक बार फिर देखिए, शॉर्ट्स तो ज़रूर कटे हैं, लेकिन काफ़ी ह्यूज पोजीशंस बनी हुई हैं। अब कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में हो सकता है काफ़ी शॉर्ट्स काटे जाएं, और देखना है कि कितने काटे जाते हैं। यूजुअली 3-4 दिन पहले से शॉर्ट्स कटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल कट यहाँ पर होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो कल के दिन देखते हैं फाइनल फिगर क्या आती है, उससे हमें आगे का अंदाज़ा मिलेगा। ओवरऑल डेटा क्या बता रहा है? डेटा में देखिए बुलिशनेस का कुछ नहीं है। बेशक हमने एक बड़े फॉल के बाद हम 24,000 के लेवल को सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन कोई मेजर यहाँ पर पॉजिटिव्स नहीं दिख रहा है डेटा में। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिले। तो दोस्तों चार्ट्स में कुछ खास अभी फ़िलहाल है नहीं। हमने इस ट्रेंड को पकड़ा, और इसके बाद अब जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज हो रहे हैं। कुछ लेट शॉर्टर्स अभी मार्केट में घुस रहे हैं, और ये जो बाउंस आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग है। लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, इतने दिनों से देखने को मिला। तो धीरे धीरे पोजीशंस कटती हैं, एक बार में नहीं कटती।
तो ये बाउंस जो शॉर्ट कवरिंग है ये हो सकता है यहाँ थोड़ा और ले जाए। अभी फ़िलहाल के लिए लॉन्ग जाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे इंडिकेशंस नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस बन रही है स्मार्ट मनी के द्वारा। सो अभी हम थोड़ा शॉर्ट साइड में भी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट का अभी टाइम नहीं आया है। डेटा भी नहीं बता रहा है कि शॉर्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेशक आज हमें फॉल देखने को मिला, लेकिन जो की लेवल्स है उससे बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है और एक चांसेस है कि यहीं पर ये थोड़ा टाइम बिताएगा और अगर इसे नीचे जाना है तो वापस से ये 24,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा। जब वो दिन आएगा और डेटा सपोर्ट करेगा बेयरिश पोजीशंस के लिए, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी निफ्टी में कोई पोजीशंस नहीं बनती हैं। जो भी पोजीशंस बनती है इंट्राडे में बनती हैं या निफ्टी के बाहर बनती हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।